Hello class A students, today we are going to again discuss history of class 8 lesson 2. Topic of today, administration under the British rule and Regulating Act 1773 and the Pitt's India Act 1784. एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर ये दो एक्ट दिए गए हैं। तो ये दोनों कानून का सीधा संबंध भारत के ब्रिटेन से चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से है और उनके शासन को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे रेगुलेट किया गया और कैसे उसको कानूनी ढंग दिया गया, यहाँ पर इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The British introduced new administrative measure. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिशर्स कानूनी अधिनियम में कुछ नए कदम उठाए, कुछ बदलाव किया और नए एक्ट बनाए, लेकिन उनका उद्देश्य कंपनी का प्रॉफिट करना था, ना कि कॉमन पीपल के लिए। उन्हें सामान्य जनता के कल्याण, कॉमन पीपल के वेलफेयर की कोई भी चिंता नहीं थी। वह अपना प्रॉफिट करना चाहते थे, अपने लाभ में वृद्धि करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश एम्पायर को डिवाइड किया था 3 प्रेसिडेंसीज में, यानी कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश एम्पायर को 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया, जो था बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। पहले उसे कलकत्ता कहते थे, इसलिए यहाँ पर कलकत्ता लिखा है, अब इसे कोलकाता कहते हैं। ये तीनों प्रेसिडेंसीज गवर्नर के अधीन थी, अंडर द चार्ज ऑफ अ गवर्नर के अधीन थी। तीनों प्रेसिडेंसीज का गवर्नर अलग अलग होता था, बॉम्बे का अलग, मद्रास का अलग, कलकत्ता का अलग। फिर तीनों गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। ही वॉज द सुप्रीम हेड यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड गवर्नर जनरल होता था, जो कि बंगाल में बैठता था। नाउ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका हिंदी मीनिंग होता है विनियम अधिनियम। विनियम यानी कि किसी कानून को स्थापित करना और अधिनियम मीन्स एक्ट या फिर कोई एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उसको ठीक करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बना। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए, पर बक्सर और प्लासी युद्ध के बाद कंपनी ने यहाँ के राजाओं को पराजित किया और यहाँ के सत्ता उनके कंट्रोल में आ गई थी। इसलिए उसमें बहुत सारे प्रशासनिक कमियां थी, राजनीतिक कमियां थी, जिसको ठीक करने के लिए कानूनी व्यवस्था, कानूनी अधिनियम की आवश्यकता थी। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना? ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया और बंगाल के शासन में जो कमियां थी उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी। कंपनी कर्मचारियों को भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था। वह अपने हिसाब से ब्रिटेन से सामान मंगाकर यहाँ के व्यापारियों को उच्च दाम में बेच देते थे। जो कंपनी के कर्मचारी थे जिनका काम है प्रशासन करना, वो इस तरीके से अनऑथराइज वे में व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हो गए थे और इन सारी परिस्थितियों की वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था उस टाइम पर। बंगाल में उस समय द्वैध शासन चल रहा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन चल रहा था और वहाँ के राज्य के जो राजा था, उनका भी शासन चल रहा था। तो दोनों के शासन करने में दिक्कत आती थी। तो सरकार को ऐसा लगा कि उनके हाथों से उनकी राजनीतिक शक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए वह सोचे क्यों ना इसे रेगुलेटिंग एक्ट बनाकर सही किया जाए। According to this act, the
presidency of Bengal was placed under Governor General. According to this act, यानी कि इस एक्ट के अनुसार अभी तक जो बंगाल के गवर्नर हैं उनको अब गवर्नर जनरल बोला जाएगा। आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसीज होती थी। पहला था बंगाल, दूसरा मद्रास एंड तीसरा बंगाल या फिर कलकत्ता, और इसके 3 अलग अलग गवर्नर होते थे। तो अब जो कानून बना रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल बोला जाएगा, यानी कि बंगाल के अंदर मद्रास और बॉम्बे को भी शामिल कर लिया गया। और इसमें एक प्रोविज़न और डाला गया कि इसमें 4 मेंबर काउंसिल, यानी कि जो भी गवर्नर जनरल होगा उनके 4 सदस्यीय परिषद, यानी कि 4 मेंबर काउंसिल होंगे। और जो कंपनी ये शासन चला रही है उनका एक संचालन मंडल होगा। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश, और इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनके मामले में जो भी मामला बनता है तो उनके लिए इसमें उनकी सुनवाई के लिए रखा जाता था। नाउ द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? तो ये भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए बनाया गया एक्ट है। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो चुका था, इसलिए आवश्यकता पड़ी कि एक और एक्ट बनाया जाए, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया गया। अब इसमें क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा था। जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी उसमें दिक्कत हो रही थी, उसमें लोग एक साइड हो जा रहे थे और गवर्नर के लिए दिक्कत हो जा रही थी। भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा था, कंपनीज के थ्रू जो भ्रष्टाचार हो रहा था। और जो बॉम्बे मद्रास की गवर्नर का इंडिपेंडेंस पावर था वह गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। पर जो रिवेन्यू राजस्व वसूलने का जो पावर था वो बंगाल गवर्नर को ज़्यादा पावर दी गई उसके लिए। ठीक है। Thus कोलकाता ऑटोमेटिकली टर्न इनटू द कैपिटल ऑफ द कंपनी एक्टिविटी, यानी कि इसकी वजह से जो कोलकाता था वह कैपिटल बन गया कंपनी की एक्टिविटीज़, कंपनी गतिविधियों की। जो कंपनी की गतिविधियां थीं उसका राजधानी बन गया था कोलकाता ऑटोमेटिकली। दिस एक्ट हेल्प, यानी कि इसका क्या प्रोविज़न था? इस एक्ट का प्रोविज़न क्या था कि भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था भारत से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का। नाउ द चार्टर एक्ट। बाय द चार्टर एक्ट 1830, सबसे पहले हम 1830 चार्टर एक्ट की बात करेंगे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यू द कंपनी चार्टर। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिन्यू किया था कंपनी के चार्टर को और इंडिया का ट्रेड प्राइवेट कंपनीज के साथ भी परमिट किया था। जैसे पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती थी ट्रेड करने के लिए, प्राइवेट कंपनीज के पास ये राइट नहीं था, ये हक नहीं था। लेकिन 1830 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो मोनोपोली थी उसे खत्म कर दिया और प्राइवेट कंपनीज को भी ये अधिकार दिया कि जाओ आप भी ट्रेड कर सकते हैं। चार्टर क्या होता है बच्चों? चार्टर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कोई किसी को परमिशन देता है, स्पेशल राइट्स देता है किसी काम को करने के लिए। तो पहले जो चार्टर एक्ट था पिट्स एक्ट के दौरान, आपके बुक में तो नहीं बताया गया है, पर पहले चार्टर एक्ट था जब पिट्स इंडिया एक्ट था उस टाइम, तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिन्यू किया ताकि प्राइवेट कंपनीज जो थी वो भी इंडिया में आकर
ट्रेड कर सके। काफ़ी सारे चार्टर एक्ट आए थे। अब हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करेंगे। पहले जो था 1833 चार्टर एक्ट था, अब क्या है, ये 1833 का है। ये चार्टर एक्ट क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैंसिल द कंपनीज ट्रेड लाइसेंस ऑल टुगेदर मेकिंग द कंपनी अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस। अब इसमें क्या करा उन्होंने, ट्रेड लाइसेंस जो था कंपनीज का, जहाँ जहाँ कंपनी लिखा है बच्चों, यहाँ वहाँ पर बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया कंपनी का लाइसेंस, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी सरकार के अंतर्गत आने लगी, क्योंकि वो अब प्राइवेट कंपनी नहीं बची और वो गवर्नमेंट बॉडी ही हो गई। एक और जो हुई चार्टर एक्ट 1833 में ही, कि उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो था उसको सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया पूरे भारत का। यानी कि मिलिट्री जो आर्मी रिलेटेड पावर था गवर्नर जनरल को मिली, और सिविल यानी कि नागरिकों संबंधित इंटरनल मैटर्स जो इंडिया कंट्री के अंदर के, उसका पूरा अधिकार गवर्नर जनरल को मिला। और ये सारा चीज किस में हुआ, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। लास्ट जिस चार्टर एक्ट की हम बात करेंगे वो है चार्टर एक्ट 1853 अलाउज द कंपनी टू रिटेन पोसेशन ऑफ द इंडिया टेरिटोरीज इंटरेस्ट ऑफ हर मैजेस्टी। जिसमें क्या बोला गया कि कंपनी जो है, जो भी भारत के राज्य, भारत के टेरिटोरीज, यानी कि जो भी भारत के राज्य, भारत के स्टेट या फिर भारत के टेरिटोरीज को कंपनी में एक्वायर की है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर की है, उनको हक है कि वो उस स्टेट को अपने पास रखे। उनसे वो सरकार उनसे छीन नहीं रही। बट इन द ट्रस्ट ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि वहाँ के राजाओं के सुपरविजन में, राजाओं के कंट्रोल में ही ये अधिकार बचा कि वो उन टेरिटोरीज को रख पाए। वो रख तो रहे थे अपने पास इंडिया के टेरिटोरीज को, पर वहाँ के राजाओं के सुपरविजन के अंडर में वो अपने पास रख रहे थे। दैट इज इट्स फॉर दिस वीडियो। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, बाय।